मूविंग चार्जेस जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। गतिमान आवेश एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर देता है। इस बात की खोज सबसे पहले डेनिस फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने करी थी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द concept of the magnetic field, Biot-Savart law for the determination of the magnetic field due to a current carrying element, and relation between the permeability mu naught to the permittivity of the free space। वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी है, चुंबकशीलता है, और परमिटिविटी है, विद्युतशीलता है, इसमें क्या रिलेशन है, इसको समझेंगे। देखिए, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1820 एडी में साइंटिस्ट ओरस्टेड ने ऑब्जर्व किया दैट जब किसी कंपास निडल को किसी वायर के पास में ले जा करके उस वायर में करंट को थ्रेड करते हैं तो तुरंत कंपास निडल डिफ्लेक्ट कर जाती है, कंपास निडल घूम जाती है। इस घटना को ओरस्टेड के टाइम पर सपोर्ट करने के लिए जाने माने वैज्ञानिक जॉन एम्पियर और माइकल फैराडे सामने आए। माइकल फैराडे और एम्पियर ने बोला कि करंट कैरिंग जो वायर है अर्थात मूविंग जो चार्जेस हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपास निडल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और यही मैग्नेटिक फोर्स निडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। सो डियर फ्रेंड ओरस्टेड, आई थिंक दैट moving charges generate magnetic field whereas the moving magnets generate electricity, right? आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, इस बात की खोज हुई, डिस्कवरी हुई। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है, देखिए जरा ध्यान से। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ते हैं कूलम्स लॉ को। कूलम्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाए, वहाँ हम यूज करते हैं कूलम्स लॉ को। वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम यूज करते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ को। बायोट-सेवर्ट लॉ को फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं कैपिटल बी से। बायोट-सेवर्ट लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि फ्रेंच फिजिसिस्ट जीन्स बायोट एंड फेलिक्स सेवर्ट ने दिया था। कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, करंट कैरिंग एलिमेंट को लेकर के, और उससे प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए फाइनली वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उन्होंने अपना एक वर्डिक्शन दिया that magnetic field produced by a current carrying element is dependent on these particular things। सपोज करिए हमारे पास में एक करंट कैरिंग एलिमेंट है। करंट कैरिंग एलिमेंट जिसमें I करंट थ्रेड कर रही है, इसकी लेंथ dl है, इसको शो करते हैं I वेक्टर dl से। IDL मीन्स एक करंट कैरिंग एलिमेंट जिसमें I करंट पास कर रही है, उसकी लेंथ dl हमने ली है, ठीक है। चलिए, करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल के लिए इससे स्मॉल r की डिस्टेंस पर थीटा एंगल सबटेंड करते हुए किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जरा समझते हैं, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द एलिमेंट एट एन एंगल थीटा इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर 1 magnetic field is directly proportional to the current threading in the wire, that is TB is directly proportional to I। करंट जितना ज़्यादा पास करेगा वायर में उससे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा बनेगा। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट की लेंथ जितनी ज़्यादा रहेगी वायर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़बरदस्त रहेगा। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली
proportional to the sine of the angle between the current carrying element and to the line joining the point of observation from the element, that is sine of the theta. So dB is directly proportional to sine theta. Also, magnetic field produced by the current carrying element is inversely proportional to the square of the distance of the point from the element. पॉइंट P की जो डिस्टेंस है इस एलिमेंट से स्मॉल r, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली डिपेंडेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, सेम लाइक द इनवर्स स्क्वायर लॉ. सो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इन्वर्सली r स्क्वायर के या डायरेक्टली 1/r स्क्वायर के. नाउ अभी क्या करेंगे, इन सभी रूल्स को, सभी रिलेशंस को मिक्स कर देंगे. सो मिक्सिंग अप these three relations, the magnetic field dB is directly proportional to I dl sin theta over r square. अभी इनको इक्वलाइज करने के लिए एक कांस्टेंट आएगा. सो फॉर द वैक्यूम मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा ओवर r स्क्वायर. यहाँ पर ये म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट इज नोन एज द परमियाबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. म्यू नॉट को बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. राइट, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ये स्टूडेंट्स, अभी हम लोग, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती है, सो इसको हम लोग वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं. सो इन द वेक्टर नोटेशन वी कैन राइट डाउन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर dB इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा. अभी करंट अगर इसमें कांस्टेंट पास कर रही है तो इसको बाहर कर लेते हैं, dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. एक काम करेंगे, इसको r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r इंटू r, और r से डिवाइड भी कर देते हैं, सो r क्यूब. अभी आप देख पा रहे हो ये बेसिकली अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl r साइन थीटा. दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द dl एंड द r. अगर dl को r से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a क्रॉस b, a b साइन थीटा, सो dl क्रॉस r इक्वल्स dl r साइन थीटा. सो इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिखेंगे dl क्रॉस r, वेक्टर dl क्रॉस r ओवर r क्यूब. इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फार्मूला आपको मिल जाता है. वेक्टर dB इक्वल्स म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू dl क्रॉस r ओवर r क्यूब. यही इस एलिमेंट के लिए बायोट-सेवर्ट का लॉ है. अभी हम लोग पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं. क्या करना पड़ेगा, अगर वायर, सपोज करो इस वायर में करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड फॉर entire wire we have to integrate. So integration vector dB, that is vector b equals integration of the mu naught I upon 4 pi into dl cross r over r cube. म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है तो ये बाहर चलाएगा. इंटीग्रेशन dB
इक्वल्स वेक्टर बी इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डी एल क्रॉस आर ओवर आर क्यू। यही किसी करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए बायोट सेवर्ट लॉ है। समझ गए? करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसको हम लोग दे सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड पाम रूल। अभी क्या करना है आपको, अपने राइट हैंड के इस पाम को ओपन रखना है और अपने थंब को उस डायरेक्शन में प्लेस करना है जिस डायरेक्शन में करंट पास करती है, और इन फिंगर्स को उस तरफ प्लेस करना जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। सपोज करो मैंने इस तरीके से शो कर दिया है, अंगूठे की डायरेक्शन में करंट पास करती है, पॉइंट पी की तरफ हमारी ये फिंगर्स हैं जो ओपन फिंगर्स हैं। सो अपने पाम को आप परपेंडिकुलरली पुश करो तो जिस डायरेक्शन में अभी आपका पाम जा रहा है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली इनवर्ड होगी, इस बोर्ड के अंदर में होगी, और हमने इसे क्रॉस से दिखाया है। वेयरएज अगर बात करें इसी वायर की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ वर्टिकली आउटवर्ड बोर्ड से बाहर की तरफ होगी, इसे हम लोग डॉट से शो करते हैं। ये कन्वेंशन है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अबाउट द रिलेशन बिटवीन द परमिएबिलिटी म्यू नॉट टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। डियर स्टूडेंट्स, आइए बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसे हम लोग टेस्ला भी कहते हैं, सिंपली लिखते हैं कैपिटल टी से, निकोलस टेस्ला, आफ्टर द निकोलस टेस्ला इसे हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं। एक बहुत जाने माने फिजिसिस्ट थे, बट टेस्ला प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी यूनिट है। सो इन प्रैक्टिस वी यूज द स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। गॉस प्रैक्टिकल यूनिट है, इसको शो करते हैं कैपिटल जी से, राइट। और आप जान लें 1 टेस्ला इक्वल्स 10 टू द पावर 4 गॉस। टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0.5 गॉस लिया जाता है। इसे लिखेंगे टेस्ला में 5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। सो समझ सकते हैं आप, टेस्ला एक बहुत बड़ी यूनिट है। इन प्रैक्टिस हम यूज करेंगे गॉस को एज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन द परमिएबिलिटी एंड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। वैक्यूम की परमिएबिलिटी म्यू नॉट और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है? देखिए, परमिएबिलिटी म्यू नॉट इक्वल्स 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर पर एम्पियर, whereas 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या करेंगे? डिवाइड कर देते हैं, इस फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करिए, सो म्यू नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स, डिवाइड कर देते हैं इसको, क्या मिलेगा आपको आंसर? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 ओवर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। जरा ध्यान से देखिएगा, 4 पाई कैंसिल आउट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -7 to 10 to the power 16, and this is the square of the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter
square. So 1 upon c square. Hence mu naught into epsilon naught equals 1 upon c square. This is the relation between the permeability and the permittivity of the free space. वैक्यूम की परमिटिविटी का मल्टीप्लिकेशन लाइट की स्पीड के स्क्वायर के इन्वर्स के इक्वल होता है. इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, c इक्वल्स 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. सो लाइट की जो स्पीड है बेसिकली वो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी के मल्टीप्लिकेशन का, वैक्यूम के लिए परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी के मल्टीप्लिकेशन के स्क्वायर रूट का इन्वर्स होता है. समझ गए? और ये इक्वल आता है किसके? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. यहीं से लाइट की स्पीड निकल के सामने आई है जो हम लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं. सो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे. कल हम लोग और भी आगे जानेंगे, ठीक है, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.